everyone, स्वागत है आप लोगों का न्यू एरा पे। मेरा नाम है देवांश मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर देखने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में होता क्या है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सच बताएं, ये जो टॉपिक है ये इतना इजी टॉपिक है ना कि अगर इस पे क्वेश्चन आ गया ना आपके एग्जाम में तो 4 नंबर आप श्योरिटी से खींच करके लेते आओगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बच्चों को परेशान भी करता है। तो मतलब सच बताएं तो बहुत बच्चे डरते भी हैं इस टॉपिक से। तो इसीलिए आज जल्दी से इस टॉपिक को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बढ़ते हैं तब तक के लिए वीडियो में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। आप जानते होंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में अपने को 2 टॉपिक पढ़ना होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये चीज आप बिल्कुल रजिस्टर में भी देखे होंगे, सीरीज रेजिस्टेंस एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, ये चीज आप देख करके आओ। लेकिन यहां पे हम लोग सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले सीरीज देखेंगे, फिर उसके बाद पैरेलल देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या? जैसे सीरीज रजिस्टर में हम लोग पढ़ते थे क्या, एक के बाद एक रजिस्टर जुड़े हुए हैं। वैसे सीरीज कॉम्बिनेशन अगर सेल के बारे में देखें, यानी कि अपने को क्या दे रखा है कि एक के बाद एक अपने सेल जुड़े हुए हैं, एक के बाद क्या है अपने एक सेल जुड़े हुए हैं। इस तरह से चाहो तो आप n नंबर ऑफ सेल्स को जोड़ सकते हो, लेकिन समझने के लिए हम लोग 2 सेल को लेकर के समझेंगे। ठीक है, आ जाओ मान लेते हैं कि ये जो अपना पहला सेल है इसका जो ईएमएफ दे रखा है वो E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो दे रखा है R1 है। उसी तरीके से जो दूसरा सेल है उसका जो ईएमएफ दे रखा है E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस अपना क्या है R2 है। चाहो तो n नंबर ऑफ सेल जोड़ लो, लेकिन थोड़े प्रूविंग के लिए, थोड़ा समझने के लिए हम लोग 2 सेल से शुरू करेंगे। आ रही बात समझ में? तो आ जाओ चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर पहले सेल की बात करें, अगर हम लोग बात करें तो सीरीज में आप लोग को पता होगा कि सेल में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सेल्स में पोटेंशियल होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो ये मान लेते हैं जो अपना सेल है ये V1 पोटेंशियल जनरेट कर रही है और ये वाली जो सेल है ये V2 पोटेंशियल जनरेट कर रही है। आ रही है बात समझ में? जैसे हम लोग सीरीज रजिस्टर की अगर बात करें, मान लो ये रजिस्टर अपना R है, ये मान लो R1 है, ये R2 है, और इसको जब कंबाइन करते थे तो क्या एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता था, R इक्विवेलेंट। हाँ कि ना? बिल्कुल सेम एज इट इज यहां पे भी करना है कि अगर 2 सेल कनेक्टेड है तो इस 2 सेल में अपने को एक इक्विवेलेंट सेल मिलेगा। जब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे अपने को क्या मिलेगा? एक इक्विवेलेंट सेल मिलेगा जिसको कंबाइन करने के बाद। तो इक्विवेलेंट सेल की अगर बात करें तो ये वाला जो सेल होगा इसका जो ईएमएफ होगा ई इक्विवेलेंट, क्योंकि अपने जो ये वाला सेल बना है क्या इन दोनों से मिलके बना है? हाँ कि ना? तो इसका जो ईएमएफ आएगा क्या इन दोनों का नेट वाला होगा? पक्की बात। उसी तरीके से ये जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है ये भी क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट आएगा। आ रही बात समझ में? आर इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस अब मिलेगा इस फाइनल सेल में, ये कहां से मिलेगा? क्या ऊपर वाले से मिलेगा। तो इसका पोटेंशियल V1 होगा और इसका पोटेंशियल क्या होगा? V2 होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या इसमें से जो पोटेंशियल मिलेगा दैट इज द V नेट। हाँ कि ना? इससे पोटेंशियल क्या मिलेगा? इस फाइनल सेल से क्या V नेट पोटेंशियल मिलेगा? हाँ ना? बोलना पड़ेगा भैया। हाँ सर, आपकी बात समझ में आ रही है भैया अच्छे तरीके से। यानी कि यहां पे क्या V पोटेंशियल जनरेट होगा और यहां पे क्या 0 पोटेंशियल जनरेट होगा। मतलब यहां पे क्या प्लस साइन होगा, यहां पे माइनस साइन होगा। और अगर करंट यहां से निकलेगा तो क्या करंट यहां से आ रहा होगा, तो इस रजिस्टर में क्या यहां पे प्लस और यहां पे माइनस होगा। क्या यार ये छोटी छोटी बात आप लोग जानते हो? हाँ ना? बोलना पड़ेगा। अच्छा, आज उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं। तो दिस विल बिकम V और फिर यहां से इधर जा रहे हैं। ठीक है, V से 0 की तरफ जा रहे हैं तो V इज दिस, और फिर जब इस सेल से गुजरेंगे तो क्या यहां पे माइनस ई इक्विवेलेंट लिखेंगे, माइनस ई इक्विवेलेंट। और फिर जब इस सेल से गुजरेंगे तो क्या ये प्लस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। हाँ कि ना? और ध्यान रखना ये हमेशा इसमें करंट ही फ्लो कर रहा है, दिस इज द करंट। तो क्या पोटेंशियल लिखते हैं, यानी कि आई आर इक्विवेलेंट लिखेंगे। पोटेंशियल इस पॉइंट का, पोटेंशियल इस सेल का, यानी कि ईएमएफ इस सेल का, और इस वाले रजिस्टर का क्या पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। और इससे जो अपना फाइनल इक्वेशन बन के आएगा दैट इज V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। हाँ ना? बोलना पड़ेगा भैया आपको। क्या ये इक्वेशन निकल के आया? और ये इक्वेशन किसके लिए आ रहा है? क्या ये फाइनल सेल के लिए आ रहा है जब हम इन दोनों को मर्ज करा दें? हाँ ना? बोलना पड़ेगा। मतलब ये किसके लिए आ रहा है? ये इक्वेशन इस वाले सेल के लिए आ रहा है जो फाइनली इन दोनों सेल को कंबाइन करने के बाद बना है।
हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया। हाँ भैया आपकी बात समझ में आ रही कि ये वाला जो सेल है इन दोनों को कंबाइन करा दिए हैं तो ये वाला सेल अपना मिल गया है। अच्छा, और अपनी जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है, दैट इज V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। हाँ ना बोलना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाओ इस सेल की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? इन सेल की बात करते हैं। देखो अगर हम लोग इस सेल की बात करेंगे तो यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो पोटेंशियल होगा V1 और यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा इसके अक्रॉस वो पोटेंशियल होगा V2। तो अगर हम तुमसे पूछे कि जो नेट पोटेंशियल जनरेट होगा इन दोनों सेल की वजह से, जो नेट पोटेंशियल जनरेट होगा वो क्या V इक्विवेलेंट होगा? हाँ कि ना, यही V इक्विवेलेंट है क्योंकि इन दोनों सेल को कंबाइन कराने के बाद ही तो ये बन रहा है और इन दोनों को कंबाइन कराने के बाद क्या नेट पोटेंशियल V नेट ही तो मिलेगा। और अगर ये बैटरी ये सेल जो है V1 पोटेंशियल जनरेट कर रहा है और ये सेल अगर V2 पोटेंशियल जनरेट कर रहा है तो इन दोनों का जो V इक्विवेलेंट है क्या वो V1 प्लस V2 के ही तो इक्वल आएगा यार। अगर दो सेल हैं, एक V1 पोटेंशियल जनरेट कर रहा है दूसरा V2 पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, तो दोनों को मर्ज कराओगे तो V1 प्लस V2 ही तो होगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे ही तो करते हैं हम लोग कि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होता है तो जो नेट पोटेंशियल होगा तो दोनों का समेशन के इक्वल होगा, जैसे रजिस्टर में हम लोग करते थे। हाँ ना बोलो। अच्छा आ जाओ, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्या दिस इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट? हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब ध्यान से सोच के देखो, अगर इस वाले सेल के अक्रॉस V1 पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इस वाले सेल के अक्रॉस, तो जाहिर सी बात है दिस इज द केस ऑफ द डिस्चार्जिंग, तो करंट निकल रहा होगा और सेम करंट जो इधर से निकल रहा होगा क्या करंट I इधर से आ रहा होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या सेम होता है? हाँ कि ना? हाँ भैया आपकी बात समझ में आ रही कि करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है। अच्छा, यानी कि यहां पे प्लस यहां पे माइनस, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, और जब करंट इधर से आएगा तो दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस। उसी तरीके से इस सेल में भी प्लस माइनस, फिर इधर से करंट आएगा तो प्लस यहां माइनस। हाँ कि ना? अगर हम लोग पहले सेल की बात करें, अगर हम लोग पहले सेल की बात करें, ये अपना पहला सेल है, इसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, मान लो पोटेंशियोमीटर लगा के तुम मेजर कर लिए, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है V1 हो रहा है और करंट I निकल रहा है, तो इधर प्लस इधर माइनस और फिर करंट I इधर आएगा तो इधर प्लस इधर माइनस। हाँ कि ना? अब अगर इसमें एक इक्वेशन लिखते हैं, किरचॉफ लॉ से इक्वेशन लिखते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर मान लो यहां से चलते हो तो दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम माइनस। अगर मान लो यहां से मूव करते हो तो क्या V1 जो होगा इधर जाएंगे तो क्या प्लस V1, फिर यहां से आएंगे तो देखो यहां से जब गुजरे तो क्या दिस विल बिकम माइनस E1 और फिर जब यहां से क्रॉस करेंगे तो दिस विल बिकम प्लस IR1 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन मिला? या इसको और कैसे कह सकते हैं? V1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। ध्यान से देखो, क्या तुमको इस वाले पहले सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है दैट इज V1, क्या वो मिल गया? क्या वो मिल गया? V1 अपने को मिल गया। क्या उसी तरीके से तुम V2 भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जो दूसरा सेल है आपको इस दूसरे सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल मिलेगा? क्या V2 मिलेगा, और वो जो V2 होगा दैट इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। ये कैसे लिख दिए सर आप? क्या जैसे ये पहला वाला लिखे हैं क्या वैसे ही दूसरा वाला भी लिख सकते हो? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या V2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2 हो जाएगा? ध्यान से देखो, V1 की वैल्यू आपको मिल गई, V2 की भी वैल्यू आपको मिल गई। क्या आप ये दोनों वैल्यूज को क्या यहां पुट कर सकते हो? यानी कि अपना जो V नेट होगा या V इक्विवेलेंट होगा, V इक्विवेलेंट बोलो चाहे V नेट बोलो, वो V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। और ध्यान से देखो, V1 की वैल्यू तुम लोग निकाल रखे हो दैट इज E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। हाँ कि ना? अब हम देखो E वाले टर्म्स को साथ साथ ला रहे हैं, तो V नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, एक सेकेंड, V नेट इज इक्वल टू हो जाएगा अपना, देखना E1 और E2 को साथ में लाएंगे तो प्लस E2, और देखना ये दोनों टर्म्स को हम साथ में ले जा रहे हैं तो माइनस I को कॉमन ले रहे हैं, दिस विल बिकम R1 प्लस R2। ये जो आया है ये V नेट आया है ड्यू टू दीज टू सेल्स। और ये ध्यान से देखो, हम लोग पहले ही एक इक्वेशन निकाल के रखे हुए हैं कि इन दोनों सेल को जब हम लोग कंबाइन कराएंगे तो जो इक्वेशन आएगा अपना वो ये होगा। ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन हम लोग ये पहले से निकाल के रखे हैं ये बिल्कुल इसके सिमिलर है। हाँ कि ना? तो अगर इन दोनों इक्वेशन को साथ साथ कंपेयर कराओगे तुम, तो ध्यान से देखो, तुम्हें V इक्विवेलेंट या V नेट एक साथ दिख रहा होगा एक साइड में, और जो E इक्विवेलेंट दिख रहा होगा उसकी वैल्यू तुम्हें E1 प्लस E2 दिख रही है। ये जो E1 प्लस E2 वैल्यू है, दिस E1 प्लस E2 इज व्हाट? ये जो E1 प्लस E2 है ये क्या है? ये E इक्विवेलेंट ही तो है यार। हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया। उसी तरीके से जो अपना स्मॉल R इक्विवेलेंट है, स्मॉल R इक्विवेलेंट, वो क्या R1 प्लस R2 के इक्वल है? अरे यार, मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दो सेल को जोड़ रहे हो तो उन दोनों का जो ईएमएफ आएगा वो क्या डायरेक्टली ऐड हो जाएगा?
हाँ कि ना? जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर ऐड होते थे तो क्या दो सारे रजिस्टेंस एक साथ ऐड हो जाते थे? हाँ ना बोलना पड़ेगा। अच्छा, मतलब क्या ईएमएफ जो होगा सारे सेल्स का क्या डायरेक्टली ऐड हो जाएगा? उसी तरीके से क्या इंटरनल रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली ऐड हो जाएगा? पक्की बात? हाँ सर, आपकी बात समझ में आ रही है। अच्छा भैया, ओके भैया, ये तो आप भैया दो सेल के लिए बताए हैं। अगर मान लीजिए हमारा मन किया कि n नंबर ऑफ सेल जोड़ दें तो इसी तरीके से क्या ऐड करते जाओ, E3 प्लस E4 एंड शो ऑन प्लस En। उसी तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो जाएगा प्लस शो ऑन अप टू Rn। हाँ कि ना? मतलब जितने भी सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं सबके ईएमएफ, अगर ईएमएफ ई इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करिए, सबके ईएमएफ को डायरेक्टली जोड़ लीजिए। उसी तरीके से आर इक्विवेलेंट अगर ऐड करना है तो सबके इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली जोड़ लीजिए। क्या आपको बात पक्की क्लियर हो रही है? और कैसे हम लोग प्रूव करके निकाल रहे हैं, क्या आपको सामने प्रूविंग दिख रही है? पक्की बात? तो ये आपको याद करके रखना होगा, चाहो तो प्रूविंग भी समझने के लिए अपने दिमाग में बैठा लो। दिस इज फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे होता है। तो देखो, दूसरा है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर से वही चीज, और तुम्हें एक चीज और नोटिस कराएं, देखो बार बार ध्यान से इक्वेशन देखो, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आ रहा है, यहां पे भी देखो v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, यहां भी v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, यहां तक कि जो ये वाली इक्वेशन आई है ये भी v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर के फॉर्मेट में ही आई है। ये ऐसा हो क्यों रहा है? सच बताया तो ये बार बार इक्वेशन तुम्हें ऐसे करके जरूरत नहीं है, चाहो तो अपना इक्वेशन लिख लोगे तो सामने दिख रहा है कि यहां v पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, यहां जीरो हो रहा होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये आपको पता है, ये बात जितने भी जेईई मेन से एडवांस के बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ये बात पता है यार कि ऐसे इक्वेशन लिखी जाती है क्रॉस द वायर। हाँ कि ना? लेकिन अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम सीधे से आपको बता रहे हैं यार, जब कभी भी डिस्चार्जिंग होती है, ध्यान से देखो, डिस्चार्जिंग का मतलब क्या कि बैट सेल में से करंट निकल रहा है। जैसे देखो यहां सेल में से करंट निकल रहा है, सेल में से करंट निकल रहा है, यानी कि यहां पे सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है। तो कभी भी डिस्चार्जिंग का आप इक्वेशन देखोगे तो डिस्चार्जिंग का इक्वेशन जो होता है वो v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर के फॉर्मेट में होता है। आ रही है बात समझ में? और तो जाहिर सी बात है जब यहां पे डिस्चार्जिंग हो रहा है तो क्या डायरेक्ट हम लोग v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लिख सकते थे? मतलब क्या इक्वेशन भी दिखाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लिख सकते थे। हाँ कि ना? और हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही करने वाले हैं, डायरेक्ट v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लिखेंगे, क्योंकि अपने को पता है डिस्चार्जिंग हो रही है यहां पे सेल की। पक्की बात? अच्छा, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आमने सामने जो है बैट सेल्स जो अपने जुड़े होंगे, ये सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये दे रखा है, उसी तरीके से ये भी सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये दे रखा हुआ है। हाँ कि ना? और ऊपर वाले सेल का जो ईएमएफ हो वो E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, नीचे वाले सेल का ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्या करंट जो होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों सेल की क्षमताएं अलग अलग हैं, दोनों करंट अलग अलग प्रोड्यूस करेंगी, जरूरी नहीं है। चाहे तो ये दोनों सेल सेम करंट भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये अलग अलग करंट प्रोड्यूस करी, ऊपर वाली करंट I1 प्रोड्यूस करी, नीचे वाली करंट I2 प्रोड्यूस की। हाँ भैया, अच्छा भैया, आपकी बात समझ में आ गई भैया। तो क्या ये दोनों I1 और I2 क्या आगे जाकर के I ही बना देंगी? हाँ कि ना? और फिर से सर्किट में घूम के क्या I वापस आ जाएगा और ऊपर जो होगा I1 चला जाएगा, नीचे जो होगा I2 चला जाएगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा। अच्छा भैया, ओके भैया, आपकी बात समझ में आ रही है। तो अगर इक्वेशन देखो तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लिख सकते हो, और करंट जब इधर से आएगा तो क्या प्लस माइनस लिख सकते हो, और यहां भी करंट जब आएगा तो प्लस माइनस, और दिस विल बिकम प्लस और दिस विल बिकम माइनस। कैसे लिख सकते हो? साइन बना सकते हो, साइन ऑफ कन्वेंशन सारे रजिस्टर और सेल्स का। हाँ कि ना? अच्छा, यानी कि अब यहां पे दो सेल पैरेलल में जुड़ी हुई है, दो सेल पैरेलल में जुड़ी हुई है, और आपको क्या करना है, जब आपको क्या करना है, इन दोनों सेल को मर्ज करा के इसका ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है। तो जाहिर सी बात है जब दोनों सेल को मर्ज कराओगे तो क्या जो फाइनल अपना सेल आएगा वो यही आएगा, ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। हाँ कि ना? ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, और इसमें से करंट आई निकल रहा होगा। मतलब इन दोनों को जब मर्ज कराओगे दो पैरेलल वालों को, क्या फिर से यही चीज मिलेगी? अगर इसके लिए इक्वेशन देखें तो क्या V नेट इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, क्या यही होगा? क्यों ये होगा? क्योंकि डिस्चार्जिंग हो रहा है। हाँ कि ना? सेल का डिस्चार्जिंग हो रहा है तो यही इक्वेशन होता है। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो ये इक्वेशन फिर से वो बना ले, यहां पे V लिख ले, यहां पे v लिख ले, यहां 0 लिख ले, और फिर से इक्वेशन बना ले। हाँ कि ना? पक्की बात। लेकिन हम यहां पे डायरेक्ट लिखने वाले हैं। अच्छा, तो v नेट इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। पक्की बात। अच्छा, अब ध्यान से देखो, पैरेलल में जो होता है करंट डिफरेंट होता है, तो यानी कि I इज इक्वल टू
I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। अरे ये वाला जो I है क्या I1 से और I2 से ही मिलके बन रहा है, तो क्या ये चीज लिख सकते हैं, हाँ कि ना? अच्छा सर लिख सकते हैं। आ जाओ I1 की बात करते हैं, I1 की बात करते हैं। फिर से वही डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, और याद रखना जो अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा सेम होता है। मान लो यहाँ पे V पोटेंशियल है, यहाँ पे 0 पोटेंशियल होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सेम होता है। ऊपर वाले के लिए भी V और 0 होगा और नीचे वाले के लिए भी V और 0 होगा, हाँ कि ना? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और करंट डिफरेंट होती है, हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया? हाँ भैया आपकी बात समझ में आ रही है। तो अगर ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले सेल के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखने जाएं तो दिस विल बिकम V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, हाँ कि ना? ऊपर वाले सेल के लिए। और नीचे वाले यहां से अच्छा I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, आ जाओ यहां से I1 की वैल्यू निकालो तो एक बार, तो ये दिस विल बिकम V माइनस E1 अपॉन एक सेकेंड, यहां पे I1 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, I1 को उधर ले जा रहे हैं, V को इधर लेते आ रहे हैं, ठीक है? तो I1 विल बिकम E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है? I1 को उधर, ये दोनों को उधर लेके गए, V को इधर लेके आए, ठीक है? उसी तरीके से नीचे वाले सेल के लिए अगर इक्वेशन लिखोगे तो दिस विल बिकम V इज इक्वल टू E2 माइनस IR2 I2R2, हाँ कि ना? करंट क्योंकि I2 प्रोड्यूस हो रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, तो क्या ये इक्वेशन हो जाएगा? फिर से I2 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या दिस विल बिकम E2 माइनस V बाई R2, हाँ ना बोलना पड़ेगा? ध्यान से देखो I1 और I2 की वैल्यू आ गई, क्या ये दोनों I1 और I2 की वैल्यू यहां पे पटक सकते हो? आ जाओ पटकते हैं, देखते हैं। तो I विल बिकम I1 प्लस I2, देखना I1 ये दे रखा है, दिस इज E1 बाई R1, हम इसको R1 को क्या कर रहे हैं, इसको भी दे रहे हैं और इसको भी दे रहे हैं, ठीक है? माइनस V बाई R1, कैसे लिख सकते हैं ना यार इसको, हाँ कि ना? ये तो मैथमेटिक्स है, अब जो भी चलेगा मैथमेटिक्स चलेगा। उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया? अच्छा भैया आपकी बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो I इज इक्वल टू, अब E1 वाले टर्म्स को साथ में ला रहे हैं तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, देखो E वाले टर्म्स को साथ में लेते आए हैं, ठीक है? और अब क्या करेंगे, V को कॉमन ले लेते हैं, दिस विल बिकम 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, V को कॉमन ले लिए, ठीक है? अब ये वाला पूरा उठा के हम लोग इधर ला रहे हैं, ठीक है? V वाले को पूरा इधर, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको साइड में करते हैं क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन अभी बचे हुए हैं, ठीक है? आ जाओ देखो, यानी कि अब V वाले को हम क्या कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो दिस विल बिकम I माइनस का प्लस हो जाएगा V, और एलसीएम भी ले लेते हैं, तो एलसीएम जब लोगे तो दिस विल बिकम, ऊपर वाला दिस विल बिकम R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, कैल्शियम लेने के बाद यही तो बचेगा, इज इक्वल टू, यहां भी एलसीएम ले लेते हैं, इस साइड भी एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है? तो दिस विल बिकम E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, क्या यही बनेगा, हाँ कि ना? अब R1 R2 को I के साथ एलसीएम ले लेते हैं, आ जाओ R1 R2 को I के साथ एलसीएम ले लेते हैं, यहां नीचे लिख रहे हैं, ठीक है? यहां नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है? देखो R1 R2 को I के साथ एलसीएम लोगे तो क्या दिस विल बिकम I R1 R2, थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व करना होगा, प्लस V R2 प्लस R1, और इसका जो होगा अपॉन में R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, क्या R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो गया, हाँ कि ना? अच्छा अब ऊपर देखो, यहां पे देखो, अब क्या करेंगे, V को हम लोग क्या करेंगे, I R1 R2 को इस साइड लेकर के आओ। देखो हम करना क्या चाह रहे हैं यहां पे कि अपना जो फाइनल इक्वेशन है दैट इज V नेट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, इसमें ध्यान से देखो जो V वाला टर्म है वो अकेला है, वो क्या है, अकेला है। हम इस इक्वेशन में यही चाह रहे हैं कि हम इस V वाले टर्म को अकेला बना दें। जैसे यहां पे देखो बार बार V किसके साथ है, क्या इतने बड़े टर्म्स के साथ है, यहां पे भी V इतने बड़े टर्म के साथ है, तो हमारा ये कोशिश है कि हम इस V वाले टर्म को अकेला बनाएं, तो वही काम हम कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या करो, I R1 R2 को इधर ढकेल दो, तो क्या हो जाएगा V, अब हम देखो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 प्लस R1, देखना इसको माइनस पूरा लिख देते तब बताते हैं, I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, हाँ कि ना? देखो ध्यान से क्या किए हैं, I R1 R2 को उधर लेके गए और R2 प्लस R1 को नीचे लेते आए, देखो तो क्या I R1 R2 इधर आ गया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और V के साथ जो R2 प्लस R1 था उसको डिनोमिनेटर में दे दिए, तो दिस विल बिकम V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या दिख रहा है ये आपको यार, क्या ये चीज आपको दिख रही है? मतलब जो फाइनल इक्वेशन आई अपनी, क्या ये आई? अब ध्यान से देखो, ये जो अपनी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसको अगर कंपेयर कराओ, देखो V अकेला है, हाँ कि ना? V अकेला दिख रहा है,
और V अकेला अगर दिख रहा है, V अकेला, थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे हैं, इसको साइड कर दे रहे हैं, अगर V अकेला दिख रहा है तो ध्यान से देखो, अगर E इक्विवेलेंट देखो और इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कराओ तो देखना E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब जो इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट की वैल्यू आई क्या ये आ गई, हाँ कि ना, कंपेयर कराएं। और जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, हाँ कि ना। देखो R इक्विवेलेंट की भी वैल्यू आ गई और E इक्विवेलेंट की भी वैल्यू आ गई। अब इसको चाहो तो और एक तरीके से लिख सकते हो। देखो हम E इक्विवेलेंट को एक और तरीके से लिख रहे हैं। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखना ध्यान से देखिएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ध्यान से देखो ये जो चीज लिखे हो E इक्विवेलेंट वाली, क्या ये इसी के सिमिलर है? अरे एलसीएम ले लो और कटपिट कर लो, हाँ कि ना। अच्छा, ये तो हम लोग 2 सेल के लिए पढ़े हैं, लेकिन अगर n नंबर ऑफ सेल के लिए क्या प्लस 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 en अपॉन Rn कर सकते हो? जितने नंबर ऑफ सेल हैं क्या सबको ऐड से ऐड कर सकते हो, और नीचे भी क्या प्लस 1 अपॉन en अपॉन Rn हो जाएगा, हाँ कि ना। क्या दिस इक्वेशन विल बिकम फॉर n नंबर ऑफ सेल, कि अगर n नंबर ऑफ सेल अगर पैरेलल में कनेक्टेड है क्या ऐसे सॉल्व कर सकते हो, हाँ कि ना, पक्की बात। अच्छा, उसी तरीके से R इक्विवेलेंट को देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड शो ऑन प्लस 1 अपॉन Rn। ध्यान से देखो ये चीज इसी के सिमिलर है बिल्कुल, आ रही बात समझ में। मतलब क्या R इक्विवेलेंट भी निकाल लिए और क्या E इक्विवेलेंट भी निकाल लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी निकाल लिए, और क्या सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी क्या सामने तुम लोग के दिख रहा है। मतलब क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कितना इजी टॉपिक है, क्या दिख रहा है। और अगर इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करो, मानते हैं कि इसकी प्रूविंग थोड़ी सी बड़ी है, लंबी प्रूविंग है, कठिन, इसकी प्रूविंग कठिन नहीं है। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो दोनों पोटेंशियल का नेट उठा लो। देखो यहां पे दोनों पोटेंशियल का नेट उठा लिया है। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होता है, तो दोनों का करंट का नेट निकाल लो। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, करंट का क्या किए, नेट निकाल लिए, और इक्वेशन अपने क्या किए, बना करके सामने लिख लिए, और फाइनल इक्वेशन के साथ क्या किए, कंपेयर करा लिए। और कंपेयर कराने के बाद E इक्विवेलेंट भी आ गया और 1 अपॉन और अपना R इक्विवेलेंट भी आ गया, हाँ कि ना। अब आप लोग का सवाल होगा कि भैया जेईई मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं या एडवांस में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे पास है जो कि हम आपको एज ए एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, और अगर कमेंट किए तुम लोग तो हम सच बताएं जेईई एडवांस के और आई रूडो के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे करेंगे, अगर कमेंट अच्छे अच्छे तुम लोग को मिले और लगा कि नहीं तुम लोग इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखे हो। ठीक है, आज हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, two batteries with EMF 12 volt and 13 volt are connected in parallel across a resistor of 10 ohm। मान लो अपना एक 10 ohm का क्या है, एक्सटर्नल रजिस्टर है 10 ohm का, और उसके साथ 12 वोल्ट और 13 वोल्ट की बैट सेल जो है जुड़ी हुई है पैरेलल में, और बोल रखा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू बैटरीज आर 1 ohm एंड 2 ohm। मतलब अपने पास एक सेल जुड़ा हुआ है, 2 सेल जुड़ा हुआ है बेसिकली, और वो भी पैरेलल में। ठीक है, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल, ठीक है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और इसका जो ईएमएफ है 12 वोल्ट है, इसका ईएमएफ 13 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm। और आपको पूछा है क्या, कहां गया द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, मतलब 10 ohm के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा आपको ये बताना है। यानी कि ध्यान से देखो ये दोनों सेल पैरेलल में जुड़े हैं, यानी कि सबसे पहले क्या करो, इस इक्वेशन को इन दोनों सेल को सॉल्व कर लो। इन दोनों सेल को, जैसे रजिस्टर अगर पैरेलल में जुड़ा रहता था, ये ऊपर वाला रजिस्टर ये नीचे वाला रजिस्टर, तो क्या नेट रेजिस्टेंस निकालते थे ना यार। उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे नेट ईएमएफ इन दोनों की वजह से, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों की वजह से, नेट ईएमएफ इन दोनों सेल की वजह से और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों सेल की वजह से निकाल लेंगे। तो क्या पैरेलल में अगर जुड़ा है तो क्या E इक्विवेलेंट जो होगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस R2। अगर 2 सेल है तो क्या ईएमएफ के लिए यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, E1 देखो कितना है 12 बाई R1 कितना है 1 ohm, प्लस E2 कितना है 13 बाई 2 अपॉन उसी तरीके से 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, हाँ कि ना। क्या ऐसे ही सॉल्व होगा यार। अब आ जाओ E इक्विवेलेंट निकालते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो एलसीएम ले लेंगे, दिस विल बिकम 24 प्लस 13 अपॉन 2 एंड दिस विल बिकम 2 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस विल बिकम बम देखो कितना आया 3 4 7 और ये 2 3 अपॉन 3, मतलब क्या 37/3 वोल्ट आया जो अपना E इक्विवेलेंट आया। हाँ ना बोलना पड़ेगा, पक्की बात। अच्छा,
अब आ जाओ इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा क्या 1/R1 प्लस 1/R2 की इक्वल होगा, हाँ कि ना, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जानबूझ कितना कैलकुलेशन कर रहे हैं प्लस 1/1/2, इंटरनल रेजिस्टेंस ऊपर वाले का 1 और नीचे वाले का ये, हाँ कि ना। तो दिस विल बिकम, ध्यान से देखो 2 3, तो दिस विल बिकम R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखना क्या दिस विल बिकम 2/3, जो अपना R इक्विवेलेंट आएगा इसको सॉल्व कर लो यार, हाँ कि ना। देखो आपको अब देखो R इक्विवेलेंट भी मिल गया और EMF E भी मिल गया। अब यानी कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था अब देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है कि अपना एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है और इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका EMF 37/3 है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम है। मतलब ये जो दोनों सेल पैरेलल में कनेक्टेड थे वो अब इक्विवेलेंट के फॉर्म में हम लोग क्या किए हैं, यहां पे शो कर लिए हैं। आ रही बात समझ में? तो आपको जब अब पोटेंशियल इसके अक्रॉस बताना है, लोड के अक्रॉस, तो याद रखना यार ये नहीं कि यहां पे 37/3 है तो इसका भी पोटेंशियल 37/3 हो गया, ऐसे नहीं करते हैं। ये चीज हम लोग तब करते थे जब अपने पास ये 10 ओम और ये मान लेते हैं सेल अपना है 10 वोल्ट का। यहां पे देखो, यहां पे इस सेल में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है। ये जो पोटेंशियल लिखी रहती थी ना, ये पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी तुमको मिलती थी। ये जो तुमको पोटेंशियल मिली है 10 वोल्ट जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन है। पोटेंशियल और ईएमएफ का डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल वो होता है जो आपको बैटरी के बाहर मिले और ईएमएफ वो होता है जो आपको बैटरी के अंदर पोटेंशियल डेवलप हुआ है। आ रही बात समझ में? तो जाहिर सी बात है 37/3 क्या है, ये पोटेंशियल बैटरी के अंदर जनरेटेड है और अभी इंटरनल रेजिस्टेंस से ये ईएमएफ होके जाना बाकी है। यानी कि अपने को जो सेल के बाहर जो पोटेंशियल मिलने वाला है वो कुछ और मिलने वाला है, या हम लोग कह सकते हैं वो न्यू पोटेंशियल मिलने वाला है। वो इस ईएमएफ के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन होता जहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन होता तो यहां पे हम लोग 10 कर देते, यहां 0 कर देते, यहां 10 हो जाता, यहां पे भी 0 हो जाता, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो 10 हो रहा है। लेकिन ये चीज यहां नहीं कर सकते। चलो आ जाओ 37/3 यहां कर लिए, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 0 होगा, यहां पे 0 नहीं होगा क्योंकि यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है। आ रही है बात समझ में? क्या कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो पा रहे हो कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं? हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया। हाँ भैया आपकी बात समझ में आ गई कि इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस एक नया पोटेंशियल जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा? क्योंकि ये जो ईएमएफ दे रखा है अपना सेल का, ये ईएमएफ अभी इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसको कुछ ना कुछ यूटिलाइज करेगा, यानी कि जो बाहर वाला रजिस्टर है उसको कुछ नया पोटेंशियल मिलेगा। अब वो पोटेंशियल कितना मिलेगा वो आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करो, इस सर्किट में कितना करंट आई मूव कर रहा है वो निकाल लो। देखो ध्यान से, आई निकालने के लिए क्या करना होगा, क्या वी नेट बाई आर नेट करना होगा, यही करना होता है आई निकालने के लिए। तो आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, वी नेट इज द ईएमएफ, देखो 37/3, हाँ कि ना, और आर नेट देखना ध्यान से, ये वाला जो 10 ओम है क्या ये इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है? यानी कि सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं 2/3, हाँ कि ना। तो I विल बिकम 37/3 अपॉन ये, दिस विल बिकम 30 एंड 32/3, यानी 3 से 3 कैंसिल, तो I विल बिकम 37/32, I विल बिकम 37/32 एम्पियर। यानी कि अपने को सर्किट में जो करंट था वो मिल गया 37/32। यानी कि ये वाले जो 10 ओम रजिस्टर है, इस रजिस्टर में जो करंट जा रहा है वो है 37/32। तो अब पोटेंशियल निकालने के लिए इस रजिस्टर में क्या ही रॉकेट साइंस है यार, यानी कि जो न्यू पोटेंशियल अपना निकलेगा वी न्यू, वो क्या आई आर इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। ध्यान से देखो, जो अपना करंट है यहां पे करंट, वो करंट कितना जा रहा है 37/32 और रेजिस्टेंस कितना है इसका देखना 10 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? और जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं, सॉरी कम कर देते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम 370 अपॉन 32 वोल्ट। दिस इज द न्यू पोटेंशियल जनरेटेड अक्रॉस 10 ओम। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या न्यू पोटेंशियल कितना क्रिएट हुआ, क्या दिख रहा है आपको? सर इसी तरीके से जो है हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात हो, और कैसे रजिस्टर्स को सॉल्व करते हैं ये चीज भी आप लोग को सामने दिख रही होगी स्क्रीन पे।
आ रही बात समझ में? तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट डाउन जरूर करो कि आपको और क्वेश्चन चाहिए कि नहीं इस टॉपिक पे। और बहुत अच्छा टॉपिक है, और डायरेक्ट देख रहे हो कितने सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ है। और हमेशा याद रखना, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के क्वेश्चन आ जाए ना, अगर बाहर लोड रजिस्टर दिया है, जैसे यहां पे 10 ओम एक बाहर लोड रजिस्टर दिया है, तो उसके अक्रॉस एक न्यू पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो न्यू पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है आपको सामने दिख रहा है। आ रही बात समझ में? तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो फटाक से, कमेंट करो, और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, बाय।